सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ठीक है, जो कोलबर्ग हैं उनकी थ्योरी का क्या नाम है? मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास का सिद्धांत। बेसिकली इनकी जो थ्योरी थी वो बच्चों के अंदर इन्होंने एक चीज जानने के लिए थ्योरी बनाई थी कि कौन सा बच्चा जो है वो किस तरीके से अपने आप को नैतिक मूल्यों को लेके जवाब देता है। क्लियर? इन्होंने हिंज की थ्योरी सुनाई थी। हिंज की थ्योरी में इन्होंने ये बताने की कोशिश की थी कि कई बच्चे जो थे, हिंज जो हैं वो अपनी वाइफ को बचाने के लिए दुकान में चोरी करते हैं। उस केस में क्या है, कई बच्चे तो उनके फेवर में गए कि हिंज ने जो किया वो सही किया, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनकी वाइफ मर जाती। लेकिन कई बच्चे जो है वो उसके अगेंस्ट भी गए थे। क्यों? क्योंकि उनको ये था कि अगर वो चोरी कर रहे हैं तो वो पकड़े जाएंगे और उनको जेल हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कोलबर्ग की थ्योरी जो है उसका नाम क्या है, दैट इज मोरल डेवलपमेंट। ये एक साइकोलॉजिकल थ्योरी है। क्लियर? जिसे किसने दिया था? लॉरेंस कोलबर्ग, ये इनका पूरा नाम है। थ्योरी कब दी गई थी? 1950 में और 1960 में। इसका जो मेन फोकस था ना कि बेसिकली जो मोरल डेवलपमेंट है यानी कि जो नैतिक विकास है वो किस पे फोकस था? मोरल जो रीजनिंग है, ठीक है, उसको बच्चे के अंदर आप कैसे डेवलप कर सकते हैं, यानी कि बच्चों के अंदर जो नैतिक तर्क है, मोरल रीजनिंग मतलब जो नैतिक तर्क है उसको आप बच्चे के अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। एंड द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल प्रोग्रेस थ्रू स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट। और इन्होंने क्या किया था, अलग अलग लेवल्स दिए थे। उस हर लेवल पे बच्चा जो है, इवन जो अडल्ट है, वो क्या करते हैं, मोरल जो नैतिक विकास होता है उसको शो करने की कोशिश करते हैं। बच्चा जब छोटा होता है वो अपने तरीके से मोरल विकास दिखाता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है हम चीज़ों को लेके थोड़े से मेच्योर होने लगते हैं। तो इसमें क्या है, बेसिकली जो नैतिक तर्क है उसके डेवलपमेंट पे ये फोकस करता है कि बच्चों के अंदर आप कैसे नैतिक तर्क को विकसित कर सकते हैं। दूसरा कि जो मोरल डेवलपमेंट है यानी कि जो नैतिक विकास है वो कैसे स्टेज के थ्रू पास ऑन होता है, ठीक है, कैसे बढ़ता है। कोलबर्ग जो है उन्होंने प्रपोज किया था कि जो जितने भी लोग होते हैं, जितने भी बच्चे हैं, जितने भी अडल्ट हैं, जितने भी लोग हैं धरती पे, उनके अंदर कितने लेवल होते हैं? 3 लेवल्स होते हैं, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। ये इन्होंने 3 लेवल दिए थे, पूर्व नैतिक, नैतिक और पश्च नैतिक। और दूसरा, हर जो लेवल था उसके क्या थे, 2-2 स्टेजेस थी। तो टोटल कितनी स्टेज हुई? 6 स्टेज हुई थी। ठीक है, ये लाइन याद रखिएगा। जो कोलबर्ग है उन्होंने क्या किया था, 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट दिए थे, 3 लेवल दिए थे मोरल डेवलपमेंट के, और हर लेवल जो है उसमें 2-2 क्या थे, स्टेजेस थी। तो टोटल 6 स्टेज इन्होंने दी थी। ये जो थ्योरी है, ये क्वेश्चन सीटेट ने एक बार पूछा था कि जो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है वो किससे इन्फ्लुएंस थी। तो जो लॉरेंस कोलबर्ग है उनकी थ्योरी जीन पियाजे जो है उनके काम से इन्फ्लुएंस थी। बेसिकली जो पियाजे ने मोरल डेवलपमेंट पे काम किया था उससे ये इन्फ्लुएंस हुए थे। नाउ द 3 लेवल्स ऑफ मोरल डेवलपमेंट, जो मोरल डेवलपमेंट है उसके 3 लेवल कौन कौन से हैं? प्री कन्वेंशनल लेवल, दूसरा है कन्वेंशनल लेवल, ठीक है, परंपरागत स्तर, और थर्ड है आपका पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, पश्च परंपरागत स्तर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें क्या होता है, 2 स्टेज आती हैं, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, सजा और मतलब बच्चा होता है ना जो सजा को मतलब पनिशमेंट के डर से बच्चा चीजों को मानता है, दैट इज ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। एक होता है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, मतलब इसमें बच्चा टिट फॉर टैट पे बिलीव करता है, आप जैसा करोगे बच्चा जो है वो सेम करेगा। अगर आपने उसको 1 टॉफी दी तो वो आपको 2 टॉफी दे सकता है। क्लियर? तो बेसिकली जो प्री कन्वेंशनल लेवल होता है इसमें जो बच्चे का नैतिक तर्क होता है ना, जो मोरल रीजनिंग होती है वो किस पे बेस्ड होती है? खुद के इंटरेस्ट के ऊपर। बच्चा इसमें बहुत छोटा होता है, मतलब खुद के लेवल से वो चीज़ों को डिसाइड करता है। इसमें बच्चे को मोरल चीज़ें समझ में नहीं आती है, ना तो वो मोरल रीजनिंग जानता है, ना ही वो मोरल प्रिंसिपल समझता है, ना ही उसके अंदर इतना मोरल डेवलपमेंट हो पाता है। लेकिन वो सिर्फ चीज़ों को इसलिए करता है, अगर वो नहीं करेगा तो उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए वो ओबेडिएंट रहता है। इसमें सबसे पहली स्टेज है ओबेडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा जो है जितने भी मोरालिटी शो करता है ना, वो सिर्फ पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए करता है, सजा को अवॉइड करने के लिए वो क्या करता है, मोरालिटी को ओबे करता है, यानी कि मोरालिटी को फॉलो करता है। इसका जो मेन एम्फेसिस होता है
अगर मैंने ये काम किया, कोई भी वो गलत काम कर रहा है, तो उसके दिमाग में क्या डर रहता है, मुझे पनिशमेंट मिलेगी। तो यही सिर्फ जो डर है या ये जो कॉन्सिक्वेंस है, इसी के बेसिस पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज इस चीज़ को किया गया है। ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन में क्या है, बच्चा कोई भी मोरालिटी अगर शो कर रहा है या अपने आप को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसके पीछे का एक सिंपल रीज़न है कि उसको पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए वो कहना मानता है। क्लियर। इसका जो मेन एम्फेसिस है या मेन जो फोकस है वो किस कॉन्सिक्वेंस पे होता है, किस डर से होता है कि अगर मैंने ये किया तो मुझे पनिशमेंट मिलेगी। इफ आई डू दिस आई विल गेट पनिश्ड। क्लियर। अब जैसे एग्जांपल हम देखें, एक बच्चा है वो चोरी करना अवॉइड करता है, उसको चोरी करने का मन है लेकिन वो क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको डर है कि उसको क्या है, पनिशमेंट मिलेगी। वो इसलिए नहीं डर रहा है कि चोरी गलत है। तो इस केस में क्या है, बच्चा मोरालिटी सिर्फ किस लिए शो कर रहा है, वो क्यों रूल्स को फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको पनिशमेंट का डर है। क्लियर। नेक्स्ट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसमें क्या होता है, बच्चा खुद के इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को करता है। ठीक है, इस स्टेज पे क्या है कि बच्चे के अंदर ये समझ आती है कि एक से ज्यादा चीजों का पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, इनका जो भी मोरल तर्क होगा, जो भी नैतिक तर्क है या नैतिक विकास है, वो किस चीज पे बेस्ड होता है, वो इस चीज पे बेस्ड होगा कि उनका इंटरेस्ट किस चीज में बेस्ट तरीके से है। ठीक है, और वो अपने हिसाब से चीजें डिसाइड करते हैं, अपने हिसाब से अपना सर्कल चुनते हैं और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से लोगों को डिसाइड करते हैं। क्लियर। इसमें बेसिकली खुद का बेनिफिट बच्चा देखता है, इंडिविजुअल बेनिफिट जो है उस पे इसमें फोकस किया जाता है। जितने भी एक्शंस होते हैं ना, दे ऑल आर जस्ट बाय इंडिविजुअल बेनिफिट्स। ठीक है, अगर मैं ये करूंगा तो तुम्हें ये करना पड़ेगा, ये चीज होती है। इफ आई डू दिस यू डू दैट, अगर मैं ये करूंगा तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। लेट्स सपोज ए चाइल्ड माइट से इफ आई हेल्प यू यू विल हेल्प मी इन रिटर्न। वही चीज आई, अगर मान लीजिए आपने किसी बच्चे का होमवर्क करके दिया तो रिटर्न में आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो भी आपका होमवर्क करके दे। तो यहाँ पे जो भी एक्शन जज हुआ है वो क्या है, अपना बच्चे का खुद का इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, उसका खुद का बेनिफिट उसने देखा है, तभी उसने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया है। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल लेवल। जो कन्वेंशनल लेवल होता है ये है आपका परंपरागत स्तर। ठीक है, इसमें जो नैतिक तर्क होता है ना, वो सामाजिक नियम जो होते हैं, सोशल नॉर्म्स जो होते हैं, या फिर समाज की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, उनके ऊपर ये बेस्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या है, जो प्री कन्वेंशनल था उसमें बच्चा दूसरे के पर्सपेक्टिव को कंसीडर नहीं करता, जिसे हम ईगोसेंट्रिसिज्म बोलते हैं। जबकि इस स्टेज में बच्चा जो है वो दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी कंसीडर करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसमें समाज के जो नियम है, यानी कि जो भी सोशल ऑर्डर है, सोशल नॉर्म्स हैं, समाज में जितने भी लोग रहते हैं उनके साथ जो एक रिलेशनशिप बनता है उसको मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया जाता है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर एंड रिलेशनशिप। जितने भी सामाजिक नियम हैं, जितने भी समाज में हम रिश्ते बनाते हैं, उनको मेंटेन करना हम स्टार्ट इसमें कर देते हैं। इसमें सबसे पहली स्टेज है आपकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्लियर। इसमें बच्चा जो होता है ना, या फिर जो भी इंडिविजुअल है, वो नैतिक डिसीजन या नैतिक तर्क सिर्फ इस पे इनके बेस्ड होते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो हमें समाज में क्या है, प्रशंसा मिलेगी। वी विल बी लाइक्ड बाय अदर्स, हम दूसरों के द्वारा क्या है, पसंद किए जाएंगे। ठीक है, हमारी जो इच्छा है वो एक्सेप्ट की जाएगी, समाज में हमें क्या है, एक इज्जत मिलेगी। ठीक है, और इसमें क्या है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उनको बनाया जाता है, दूसरे के साथ एक अच्छी टर्म्स जो है वो इसमें बनाई जाती है। क्लियर। इसमें जो नैतिकता होती है ना, वो किस पे बेस्ड होती है, दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे। दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पे कैसे, अगर आप समाज में कुछ अच्छा काम करते हो तो हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल सेट करते हैं, समाज में लोग हमें एक जो एक रिस्पेक्ट है उसकी नज़र से देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, दूसरे की जो एक्सपेक्टेशंस है उस पे हमारी मोरालिटी बेस्ड होती है। जबकि इसमें क्या था, इसमें हमारी जो ये वाला जो स्टेज थी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसमें हमारे खुद के इंटरेस्ट पे हमारी इंडिविजुअलिटी बेस्ड थी।
तो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में क्या होगा, अच्छा लड़का अच्छी लड़की। इंडिविजुअल जो है वो क्या करते हैं, जितने भी नैतिक तर्क है या नैतिक डिसीजन है, मोरल डिसीजन जो है वो किस पे बेस्ड होते हैं कि अगर हम कुछ अच्छा काम करेंगे तो समाज हमें अच्छे तरीके से एक्सेप्ट करेगा, वी विल बी एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। दूसरा, वी विल बी लाइक्ड बाय अदर्स, समाज में हमारी एक रिस्पेक्ट होगी, हमें पसंद किया जाएगा। इसमें अच्छे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश की जाती है। दूसरे की जो एक्सपेक्टेशंस है ना, उस पर हमारी मोरलिटी इसमें बेस्ड होती है। अब जैसे अगर हम इसमें एग्जांपल देखें, ए पर्सन में चूज नॉट टू लाई बिकॉज दे वांट टू बी सीन एज ट्रस्टवर्दी एंड गुड इन द आईज ऑफ अदर्स। अब एक कोई इंसान है, ठीक है, वो झूठ सिर्फ इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि वो दूसरे की निगाह में ट्रस्टवर्दी होना चाहता है, जिससे उस पर ट्रस्ट किया जा सके, और दूसरा, वो दूसरों की निगाह में एक अच्छा इंसान बनना चाहता है। तो यहाँ क्या है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। क्लियर। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मतलब इस स्टेज में ही बच्चा क्या करता है, दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। इंटरपर्सनल जो रिलेशंस हैं उनको अच्छे से मेंटेन इसमें किया जाता है। मोरल डिसीजन किस पे बेस्ड होता है कि समाज में हम एक्सेप्ट किए जाएंगे और दूसरों के द्वारा हमें पसंद किया जाएगा। ठीक है। मोरलिटी किस पे बेस्ड होती है, दूसरे की एक्सपेक्टेशंस पर। नेक्स्ट स्टेज है इसमें मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, जो सामाजिक नियम होते हैं, सामाजिक विन्यास जो है उसको बनाए रखना। इस स्टेज में जो मोरल रीजनिंग होती है, यानी कि जो नैतिकता होती है, नैतिक तर्क होता है, वो लॉ और ऑर्डर जो है, ठीक है, समाज के जितने भी नियम है या फिर समाज में जो कानून व्यवस्था है उसको मेंटेन करने पे बेस्ड होता है कि जो सोसाइटी है उसमें हम कैसे लॉ और ऑर्डर जो है उसको मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। इस स्टेज में बेसिकली लोग क्या करते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं, लॉ फॉलो करते हैं, और जो अथॉरिटी फिगर है उनको फॉलो किया जाता है। जैसे सोसाइटी में कोई होता है जो सोसाइटी हेड होता है, तो वो जब रूल्स बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। जैसे हम ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, पुलिस अगर कोई नियम बनाती है हम उसको फॉलो करते हैं। तो इसमें क्या है, हम सोशल ऑर्डर जो है उसको मेंटेन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि लॉ ऑर्डर जो है उसको यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सोसाइटी में मेंटेन किया जाता है। जैसे सोसाइटी का जो डेकोरम है, यानी कि सोसाइटी में जो व्यवस्था है वो क्या हो, बिगड़े नहीं। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल अगर हम देखें, ए पर्सन में फॉलो द लॉ, एक इंसान है वो लॉ इसलिए फॉलो करता है, नॉट ओनली बिकॉज इट इज नेसेसरी, वो सिर्फ इसलिए लॉ फॉलो नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत जरूरी है, बल्कि वो इसलिए लॉ फॉलो कर रहा है क्योंकि उसका बिलीव है किसमें, सामाजिक जो ऑर्डर है और एंड द ग्रेटर गुड, मतलब जितना अच्छा हो सके समाज में लॉ और ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करके रखना। क्योंकि समाज में जितनी ज़्यादा कानून व्यवस्था बनी रहेगी, जितना ज़्यादा अभिविन्यास बना रहेगा, उतना ज़्यादा समाज जो है वो शांतिपूर्वक तरीके से चलेगा। नेक्स्ट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ये क्या है, थर्ड लेवल है। इसमें कौन सी स्टेज आती है, 5 और 6। ये हाईएस्ट लेवल होता है मोरल डेवलपमेंट का। अगर आपसे पूछे कि लोएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट कौन सा होता है, दैट इज प्री कन्वेंशनल लेवल। ठीक है। इस स्टेज में क्या होता है, हर इंसान अपने खुद के इथिक्स, मतलब खुद के जो नियम होते हैं, खुद के जो कानून होते हैं, खुद के नियम बनाते हैं, खुद के लॉ बनते हैं, खुद के प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे कई लोग होते हैं जिन्हें झूठ बोलना नहीं पसंद। ठीक है। एक तो झूठ आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आप समाज में एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते हो, एक झूठ आप इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आपको झूठ बोलना पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके इथिक्स और प्रिंसिपल्स के क्या है, अगेंस्ट है। ठीक है। इसी स्टेज में क्या है कि आप सरकार जो भी नीति बनाती है या जो भी कानून बनाती है उनको हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है। अगर कहीं किसी चीज में जस्टिस नहीं मिल रहा है तो हम क्या करते हैं, ब्रॉडर स्केल पे, मतलब लार्ज स्केल पे हम उसमें जुलूस निकाल सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात इसमें आती है। दैट इज पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसमें नैतिक तर्कना जो है वो अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाती है। ठीक है। लेट सपोज गवर्नमेंट ने कोई ब्रिज बनवाया, अब वो ब्रिज जो है वो टूट गया, तो आप इस स्टेज में क्या है, सरकार से क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये ब्रिज जो है वो कैसे टूटा। इसमें सबसे पहली स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। ठीक है। इसमें कोई भी इंसान जो होता है, कोई भी इंडिविजुअल जो होगा, वो नियमों और कानून को जो है वो समझने लगता है। ठीक है। कि जितने भी नियम होते हैं, जितने भी कानून होते हैं, वो क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। हम क्या करते हैं, एक नियम के तहत एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जिसके तहत ये नियम बनाए गए हैं। अगर आपको जरूरत पड़ रही है तो इनको हम चेंज
कर सकते हैं। ठीक है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब समाज के जितने भी नियम होते हैं ना, जितने भी कानून हैं, वो क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो इस स्टेज में किसी भी इंसान को ये चीज़ समझ में आ जाती है, वो ये भी समझने लगते हैं कि इन्हें चेंज किया जा सकता है। अगर हमें किसी चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है, वी कैन चेंज इट। People at this level prioritize individual rights and the greater good over blind obedience to laws. इस स्टेज में क्या होता है, इस लेवल में हम अपने खुद के जो राइट्स है, मतलब हर इंसान का जो इंडिविजुअल राइट है, उसको हम प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी कि प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, हम कभी भी इसमें ब्लाइंड ऑडियंस बन के नहीं रहते कि अगर मान लीजिए किसी के संग गलत हो रहा है या हमारे साथ कोई चीज़ है, हमें जस्टिस नहीं मिल रहा है, किसी चीज़ को लेके कोई केस है या सरकार के पास हमें जाना है या डीएम के पास हमें जाना है, तो इस केस में क्या है, हम अपने इंडिविजुअल राइट्स को लेके आवाज़ उठा सकते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ए पर्सन माइट सपोर्ट सिविल ओबेडियंस। एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है, वो नागरिक जो डिसओबेडियंस है होता है उसको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन कब, मान लीजिए आप कानून में अव्यवस्था ला सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको दिख रहा है कि लॉ जो है वो जस्टिफाई नहीं हो रहा है, यानी कि किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी नागरिक नियम होते हैं, सिविल राइट्स जो मूवमेंट होती हैं, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जैसे समाज में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे डाउरी है, उसको लेके हम आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, किसी लड़की के साथ गलत होता है, उसको लेके हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो सिविल हम रूल्स फॉलो करते हैं उसको हम यहाँ पे डिसओबे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल राइट जो है उसको फॉलो करना जरूरी होता है। लास्ट स्टेज जो है इस पे वो है यूनिवर्सल प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितने भी यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे इक्विटी हो गई, समानता हो गई, ह्यूमैनिटी हो गई, डिग्निटी जो है उसको मेंटेन करना, जो भी न्याय व्यवस्था है, उन सबको लेके यहाँ पे क्या किया जाता है, इन्वॉल्व किया जाता है। आप जस्टिस में भी इन्वॉल्व होते हो, इक्वलिटी में भी इन्वॉल्व होते हो, ह्यूमन डिग्निटी जो है उसमें इन्वॉल्व होते हो। इस स्टेज में जो इंसान होता है, इंडिविजुअल जो है, वो क्या है, मोरल डिसीजन लेता है। ठीक है, अच्छा खासा मतलब बच्चे के अंदर नैतिक विकास जो है वो डेवलप हो जाता है, नैतिक तर्क करने की क्षमता इंडिविजुअल के अंदर विकसित हो जाती है। इस स्टेज में जो मोरल डिसीजंस होते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल, यानी कि अमूर्त जो नियम होते हैं उस पर ये बेस्ड होते हैं, चाहे वो सही हो चाहे वो गलत हो। ठीक है, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे सोसाइटी में, चाहे लॉस के अगेंस्ट हमें जाना पड़े। ठीक है, अब अगर हम यहाँ एक एग्जांपल देखें, ए पर्सन में एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो न्याय का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है और ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग एक्ट कर सकता है, इवन इफ इट मीन्स गोइंग अगेंस्ट सोशल रूल्स, चाहे वो सोशल रूल्स के अगेंस्ट में जाए, एज सीन इन फिगर्स लाइक महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जूनियर। अब जो महात्मा गांधी थे उन्होंने अहिंसा आंदोलन चलाया था, दांडी मूवमेंट चलाया था, तो ये सब क्या थे, सोशल रूल्स के अगेंस्ट उन्होंने चलाए थे। ठीक है, लेकिन कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेंटेन करके रखी थी, जस्टिस और ह्यूमन राइट्स जो हैं उनके अगेंस्ट वो गए थे। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल में, जहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी के साथ अगर कुछ भी गलत हो रहा है, किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है, किसी को इक्वलिटी में नहीं रखा जा रहा है, किसी के ह्यूमन राइट्स जो हैं उनका हनन हो रहा है, डिग्निटी किसी की दबाई जा रही है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ईजिली आवाज़ उठाते हैं। की कॉन्सेप्ट्स इन कोलबर्ग्स थ्योरी, जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें की कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं, मोरल रीजनिंग वर्सेस मोरल बिहेवियर। कोलबर्ग जो है ना, उनका मेन फोकस किस पे था, मोरल रीजनिंग। मोरल रीजनिंग मतलब नैतिक तर्क, कि बच्चा कितने मोरालिटी के साथ अपनी बात रखता है, कितना अच्छे से वो तर्क कर सकता है, ना कि उनका फोकस मोरल बिहेवियर पर था, यानी कि नैतिक व्यवहार पर पे। इसका मतलब है कि जो थ्योरी है वो ये बताती है कि लोग जो है वो किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी इश्यू को लेके कितना मोरल रीजनिंग के साथ सोचते हैं। ठीक है, सोचना जो है वो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट था, रेदर देन कि वो कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, जब आप सोचोगे, जिस तरीके से आप सोचोगे उसी तरीके से आप बिहेवियर करोगे।
प्रोग्रेशन थ्रू स्टेजेस, जो कोलबर्ग हैं उन्होंने क्या बिलीव किया था, मतलब उन्होंने क्या किया था, 3 स्टेज दी थी और तीनों स्टेज में 6 चरण दिए थे। तो हर स्टेज में क्या होता है, बच्चा सिक्वेंशली, यानी कि पहले प्री कन्वेंशन लेवल से गया, फिर कन्वेंशन लेवल पे गया, फिर पोस्ट कन्वेंशन लेवल पे गया। हर जो स्टेज होती है वो 2-2 चरण जो है उनको क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, मोरालिटी जो होती है यानी कि जो नैतिकता होती है वो धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स होना स्टार्ट कर देती है। मोरल रीजन जो है वो पहले जैसी नहीं रह जाती, इसलिए हर कोई जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाता। नॉट एवरीवन रीचेज द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, ये चीज़ पूछी जाती है सीटेट में कि हर इंसान जो है वो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल तक पहुंचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने एथिक्स और प्रिंसिपल्स खुद के बनाओ, चीज़ों को आप समझो। जैसे कई सोशल वर्कर होते हैं, वो लोगों को न्याय दिलाने के मारे जस्टिस के लिए लड़ते हैं। एंड सम इंडिविजुअल्स में रिमेन एट अर्लियर स्टेजेस, मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना वो प्री कन्वेंशनल लेवल और कन्वेंशनल लेवल तक ही मोरालिटी डेवलप कर पाते हैं। नेक्स्ट इज कल्चरल कंसिडरेशन। कोलबर्ग की थ्योरी जो है उसे क्रिटिसाइज भी किया गया था, क्यों? क्योंकि इसमें वेस्टर्न और इंडिविजुअलिस्टिक बायसनेस थी, मतलब इनकी जो थ्योरी है वो वेस्टर्न कल्चर से थोड़ी सी इन्फ्लुएंस थी। तो जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये चीज़ बोली कि जो मोरल डेवलपमेंट होता है यानी कि जो नैतिक विकास होता है वो जरूरी नहीं कि हर किसी के अंदर हो, ठीक है। कल्चर के हिसाब से वो अलग अलग भी हो सकता है, हर कम्युनिटी में कल्चर मोरालिटी अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कल्चर के हिसाब से उन चीज़ों को कंसीडर करना चाहिए था। नेक्स्ट इज क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। कल्चर बायसनेस, यह भी हमने पढ़ा कि जो कोलबर्ग की थ्योरी थी उन्हें क्रिटिसाइज क्यों किया गया था, क्योंकि वो वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस थी। दूसरा, हर कम्युनिटी की अपनी एक कल्चर होती है जिसके बेसिस पर हर इंडिविजुअल एक्ट करता है। नेक्स्ट इज जेंडर बायसनेस। जो कैरल गिलिगन है, ठीक है, ये कौन थी, एक फीमेल साइकोलॉजिस्ट थी, ठीक है। इन्होंने कोलबर्ग की थ्योरी को इसलिए क्रिटिसाइज किया था क्योंकि इनकी थ्योरी में क्या था, जेंडर बायसनेस। उन्होंने ये तर्क दिया था कि कोलबर्ग की जो स्टेज होती है वो कैसी है, सारी मेल सेंटर्ड पर्सपेक्टिव है। उनकी क्लास में जितने भी बच्चे थे ना वो सारे कैसे थे, मेल थे। तो इनकी जो स्टूडेंट थी कैरल गिलिगन, उन्होंने क्या किया था, इसी बेसिस पे इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। और इनका जितना भी थ्योरी इम्फेसाइज करती थी वो जस्टिस और राइट्स पे थी, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या था, जो वुमेन्स थी उनके राइट्स को इन्होंने कम्प्लीटली इग्नोर कर दिया था। जो वुमन मोरल रीजनिंग थी उसको इन्होंने बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया था। नेक्स्ट इज ओवर एम्फेसिस ऑन रीजनिंग। जो क्रिटिक्स थे, मतलब जो भी तर्क वितर्क करने वाले थे, इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज करने वाले थे, उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया कि जो कोलबर्ग की थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा नैतिक तर्क पे बेस्ड है, ठीक है। नैतिक तर्क मतलब कि आप किसी भी सिचुएशन को लेके किस तरीके से सोचते हो, मतलब थिंकिंग पे बेस्ड थी। उन्होंने जब हिंज की थ्योरी सुनाई थी तो उन्होंने ग्रुपिंग की थी, एक ग्रुप जो है वो फेवर में था और एक ग्रुप में जो है वो अगेंस्ट में था। तो यहाँ पे भी उन्होंने क्या किया, नैतिक तर्क जो है उस पर ज़्यादा फोकस्ड किए थे। मोरल बिहेवियर जो है यानी कि नैतिक व्यवहार जो है उस पर इनका ध्यान नहीं था। बेसिकली इनकी थ्योरी सिर्फ सोचने पे फोकस थी कि तुम कितना रीजनिंग के साथ तर्क करते हो, कैसे आप अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो, आपके इमोशंस क्या हैं, उसको इन्होंने ध्यान में नहीं रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो नैतिक विकास था वो केवल रीजनिंग के बारे में नहीं था, बल्कि एम्पैथी, कंपैशन और दूसरे इमोशनल फैक्टर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए था। अब अगर हम यहाँ पे कोलबर्ग की थ्योरी का कंक्लूजन निकालें तो इन्होंने जो कोलबर्ग की थ्योरी थी वो मोरल रीजनिंग जो है उसको समझने में हेल्प करती है। 3 स्टेज दी थी इन्होंने कि कैसे कोई भी जो इंडिविजुअल है वो सेल्फ सेंटर्ड व्यू से, सबसे पहली स्टेज क्या थी, पनिशमेंट एंड ओबेडियंस। तो उसमें बच्चा किसी भी चीज को कहना क्यों मानता है, क्योंकि उसे पनिशमेंट का डर होता है। तो वहां पे बच्चे के अंदर क्या है, ईगोसेंट्रिसिज्म, उसके लिए खुद की ओपिनियन जो है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। तो इंडिविजुअल जो है वो सेल्फ सेंटर्ड व्यू से कहाँ पे मूव करता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल तक। मतलब समाज में अगर किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है तो वहां तक इंसान मूव करता है और दूसरे के जो ह्यूमन राइट्स है उनके लिए वो लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन और आंसर है एक्सप्लेनेशन के साथ।
व्हाट इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ मोरल डेवलपमेंट इन कोलबर्ग्स थ्योरी? अगर हाईएस्ट लेवल पूछा जाएगा तो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल होता है, जिसमें इंसान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करता है पहले, तो फिर बाद में यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको फॉलो करने लग जाता है। यानी कि अगर किसी को जस्टिस नहीं मिल रहा है तो उसको जस्टिस दिलाने के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। At which stage of Kohlberg's theory does an individual follow laws to maintain social order? कोलबर्ग की कौन सी स्टेज है? कोलबर्ग थ्योरी में किस स्टेज पर जो इंडिविजुअल होता है वो लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए? तो वो क्या होता है आपका स्टेज 4, ठीक है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। किस में आता है ये? कन्वेंशनल लेवल पे, ठीक है, दूसरी स्टेज में है ये। Which stage of Kohlberg's moral development is characterized by making decisions based on the desire to be liked? किस स्टेज में कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट जो है, कोलबर्ग का जो नैतिक विकास की थ्योरी है उसकी किस स्टेज में डिसीजंस जो होते हैं ना वो इस चीज पे बेस्ड होते हैं कि वो दूसरे के द्वारा लाइक किए जाएंगे या नहीं? तो यहाँ क्या होता है? अच्छा लड़का और अच्छी लड़की ओरिएंटेशन, यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ये किस में था? आपका कन्वेंशनल लेवल का जो पहला चरण था ये उसमें था। What type of moral reasoning occurs at the pre-conventional level? जो pre-conventional level होता है वो lowest level होता है moral development का। और किस टाइप की moral reasoning इसमें अकर करती है? ये खुद के इंटरेस्ट यानी कि सेल्फ इंटरेस्ट पे बेस्ड होती है, और इसमें सिर्फ पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। At which stage does an individual make moral decision based on universal ethical principles such as justice and human rights? तो लॉरेंस कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें किस स्टेज पर कोई भी जो इंडिविजुअल है वो मोरल डिसीजंस बनाता है जो किस पे बेस्ड होते हैं? यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स पर, जैसे कि जस्टिस है और ह्यूमन राइट्स है, जहां हम दूसरों के लिए लड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो होता है आपका सबसे लास्ट स्टेज में, जो थर्ड लेवल था उसका जो छठवां चरण था, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। In which stage of Kohlberg's theory does a person view morality versus obeying rules to avoid punishment? कोलबर्ग की थ्योरी की किस स्टेज में एक इंसान जो है, एक इंडिविजुअल जो है वो मोरालिटी को, रूल्स को फॉलो करने के मतलब मोरालिटी जो है उसको ऐसे देखता है कि मुझे रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे क्या करना है, जो दंड है उसको अवॉइड करना है, यानी कि जो पनिशमेंट है उसको अवॉइड करना है। तो यहाँ क्या होता है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट डज स्टेज 5 ऑफ कोलबर्ग थ्योरी फोकस ऑन? जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें जो स्टेज 5 है वो किस चीज पे फोकस करती है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। इसमें इंसान जो है वो अपने खुद के नियम और कानून बनाता है जिनके लिए वो क्या करता है? लॉ और ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करता है। विच लेवल ऑफ कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स मोरल रीजनिंग बेस्ड ऑन एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेज? कोलबर्ग की मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी में किस लेवल पर मोरल रीजनिंग जो होती है वो एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड होती है? तो वो क्या है? प्री कन्वेंशनल लेवल। क्यों? इसमें सबसे पहला क्या होता है? पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। हम किसी भी चीज को फॉलो सिर्फ क्यों करते हैं? जिससे हमें पनिशमेंट ना मिले, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट टाइप ऑफ इमेज ऑफ मोरालिटी इज एम्फेसाइज्ड एज स्टेज 2 इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी? किस टाइप की इमेज जो होती है मोरालिटी की वो स्टेज 2 में रिफ्लेक्ट होती है कोलबर्ग की थ्योरी में? स्टेज 2 क्या थी? इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। मतलब बच्चा इसमें अपना खुद का इंटरेस्ट देखता है, वो खुद से रिश्ते बनाएगा। कैसे? अगर आप उसका काम करके दोगे तब तो ठीक है, मान लीजिए आपने उसका होमवर्क करके दिया तो वो क्या एक्सपेक्ट करेगा? आई डिड योर होमवर्क सो नाउ यू हैव टू डू माई होमवर्क। तो मोरल रीजनिंग जो होती है वो सेल्फ इंटरेस्ट और म्यूचुअल बेनिफिट। अगर आप उसका काम करके नहीं दोगे तो वो खिंच जाएगा। At what stage of moral development do individuals consider laws as social contracts and can be changed for the greater good? किस स्टेज पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो लॉ, नियम जो होते हैं ना उनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे देखते हैं और वो ये जानते हैं कि ग्रेटर गुड मतलब किसी अच्छे काम के लिए इनको चेंज किया जा सकता है। तो जब हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पढ़ते हैं उसमें जो स्टेज 5 होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब लॉ और नियम जो होते हैं, जितने भी नियम हैं और जितने भी ऑर्डर है, लॉ एंड ऑर्डर यानी कि कानून और नियम जो होते हैं उनको हम अपनी अच्छे किसी गुड डीड के लिए उनको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और खुद के इसमें नियम और कानून बनाए जाते हैं।
अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग व्हाट इज द रोल ऑफ पनिशमेंट इन मोरल डेवलपमेंट? जो कोलबर्ग है उनके अकॉर्डिंग जो पनिशमेंट है उसका क्या रोल है मोरल डेवलपमेंट में? जो हम लेवल 1 पढ़ते हैं, लेवल 1 प्री कन्वेंशनल लेवल, उसमें जो पनिशमेंट होता है वो मोरल रीजनिंग को क्या करता है, मोटिवेट करता है अर्ली स्टेज पे। तो जो दंड है वो क्या करता है, उसी वजह से बच्चा किसी भी गलत काम को करने से डरता है। हमने एग्जाम्पल भी देखा था कि बच्चा चोरी सिर्फ इसलिए नहीं करता क्योंकि उसे डर है कि उसे पनिशमेंट मिलेगा। उसमें ये नैतिक तर्क अभी नहीं है कि चोरी करना जो है वो गलत आदत है। वॉट इज ए की क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट? क्योंकि इसमें कल्चर और जेंडर बायसनेस थी, कल्चर को ध्यान में रख के थ्योरी नहीं दी गई थी। इनकी पूरी थ्योरी जो है वो मेल जेंडर जो है उस पर बेस्ड थी, फीमेल जो है उसको इसमें इग्नोर किया गया था। वॉट मोरल रीजनिंग इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेज 3 इन कोलबर्ग्स थ्योरी? जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें जो स्टेज 3 है उसका जो नैतिक तर्क था उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो डिसीजंस होते हैं ना वो सोशल एक्सपेक्टेशन, ठीक है, और जो डिजायर होती है अप्रूवल की, यानी कि गुड गर्ल और गुड बॉय, इस सिचुएशन पे ये बेस्ड होती है। उनको ऐसा लगता है किसी भी इंडिविजुअल को कि अगर हम अच्छे तरीके से चीज़ों को करेंगे या फिर हम अच्छे तरीके से समाज में कोई अच्छा काम करेंगे तो हमारी एक नाम होगा, हमारी एक पहचान होगी, लोग हमें अप्रिशिएट करेंगे। तो सोशल एक्सपेक्टेशंस हुई, और अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं तो अप्रूवल के लिए एक जो डिज़ायर होती है कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं। तो यही क्या है, स्टेज 3 है। व्हाट डज स्टेज 4 ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी एम्फेसाइज? जो स्टेज 4 है वो किस चीज़ पे एम्फेसाइज करती है? लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर। लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने से क्या होता है, समाज में डेकोरम बना रहता है, समाज में जो चीज़ें हैं वो शांतिपूर्वक चलती रहती हैं। जैसे अगर हम ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करते रहते हैं बिना किसी आर्ग्यूमेंट के, अगर सरकार कोई नियम बनाती है हम उनको फॉलो करते रहते हैं बिना किसी आर्ग्यूमेंट के। विच स्टेज इन्वॉल्व्स एन इंडिविजुअल एक्टिंग अकॉर्डिंग टू इथिकल प्रिंसिपल इवन व्हेन लॉज कॉन्ट्राडिक्ट देम? किस स्टेज पर कोई भी जो इंडिविजुअल है वो अपने खुद के जो इथिक्स होती हैं, अपने खुद के जो नियम और कानून हैं, इथिकल प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है, चाहे लॉज जो है वो उनको बांध के रखते हैं। तो ये कब होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इस स्टेज तक 5 या 10% लोग ही होते हैं जो पहुंच पाते हैं, वरना मैक्सिमम लोग जो हैं वो कन्वेंशनल लेवल तक ही पहुंच पाते हैं। क्लियर? इस स्टेज में क्या होता है, समाज के नियम और कानून को ध्यान में रखा जाता है, लेकिन उनको ये समझ आ जाती है कि अपने अच्छे काम के लिए हम इनको चेंज कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप किसी के साथ इनजस्टिस होते देख रहे हो, आपको लग रहा है कि किसी के साथ गलत हो रहा है, तो इस स्टेज में इंसान आवाज़ उठाना चालू कर देता है। विच स्टेज ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी इन्वॉल्व्स रीजनिंग बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्शन? किस स्टेज में रीजनिंग जो होती है, यानी कि जो नैतिक तर्कना होती है, वो किस पे बेस्ड होती है कि जो एक्शन है उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, मतलब जो भी अगर क्रिया हुई उसका क्या परिणाम होगा। तो वो होता है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। अगर हमने चोरी की तो हमें क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो हमें चोरी करना क्या है, अवॉइड करना है, सिर्फ किस मारे कि हमें पनिशमेंट ना मिले, इसीलिए हम ओबीडियंट बनते हैं, जस्ट टू अवॉइड पनिशमेंट। According to Kohlberg, which level involves moral reasoning based on social approval and maintaining relationship? कोलबर्ग के अकॉर्डिंग कौन सा लेवल है जिसमें नैतिक तर्कना जो होती है वो किस पे बेस्ड होती है, सोशल अप्रूवल पे, और रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाता है। तो ये किस में होता है, गुड गर्ल और गुड बॉय ओरिएंटेशन, ठीक है। इसमें अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो होती है, जैसे हम कन्वेंशनल लेवल बोलते हैं, इसमें लोग क्या करते हैं, समाज में अच्छा बनने के लिए अच्छे तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ना वो झूठ बोलेंगे, ना वो चोरी करेंगे, ना वो कुछ गलत काम करेंगे, जिससे वो समाज के लोगों के सामने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकें। एट विच स्टेज डू इंडिविजुअल बिगिन टू व्यू लॉज एज सोशल कॉन्ट्रैक्ट दैट कैन बी चेंज फॉर द कॉमन गुड? किस स्टेज पर इंडिविजुअल जो है उनको रियलाइज होता है कि जो नियम होते हैं उनको हम चेंज कर सकते हैं एक अच्छी डीड के लिए या फिर एक सामान्य जन की अच्छे के लिए? तो वो होता है आपका स्टेज 5, जिसे हम बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पे धीरे धीरे खुद के प्रिंसिपल्स और एथिक्स बनने लग जाते हैं। व्हाट इज मोरल रीजनिंग एट द पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बेस्ड ऑन? जो मोरल रीजनिंग होती है, नैतिक तर्कना, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल पर वो किस पे बेस्ड होती है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल और ह्यूमन राइट्स पे, ठीक है। विच स्टेज इज एसोसिएटेड विद मोरल रीजनिंग दैट फोकस ऑन फेयरनेस एंड राइट्स ऑफ अदर?
कौन सी स्टेज जो है वो इस नैतिक तर्कना के साथ एसोसिएट होती है कि दूसरे के जो राइट्स हैं और दूसरे का जो मतलब दूसरे को जो जस्टिस है, फेयरनेस जो है, उस पर ये फोकस्ड होती है, दैट इज सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेट सपोज अगर मान लीजिए आप किसी का चालान कटते देख रहे हो, ठीक है, अब आपको पता है कि उसका चालान जो है वो गलत कटा है, तो उस कंडीशन में क्या है कि समाज में नियम बने हैं, लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन करना है, लेकिन जब आप कोई गलत काम करते देख रहे हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं, उस लॉ को हम चेंज किया जा सकता है, हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। What is the defining characteristic of stage 2 in कोलबर्ग्स थ्योरी? स्टेज 2 में क्या होता है, मोरालिटी किस पे बेस्ड है, सेल्फ इंटरेस्ट और रेसिप्रोकल चेंज, यानी कि टिट फॉर टैट। अगर आप सामने वाले के लिए अच्छा करेंगे तो सामने वाला आपके लिए अच्छा करेगा। At which stage of Kohlberg's theory do individuals follow rules and laws primarily to avoid punishment? पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए रूल्स को और लॉज को फॉलो कब किया जाता है, ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन में। किस स्टेज पे मोरल डेवलपमेंट एसोसिएट होता है, डिसीजंस जो होते हैं इनके वो किस पे बेस्ड होंगे, इंटरपर्सनल अप्रूवल और हार्मोनी को मेंटेन करना, यानी कि समाज में अपने आप को मेंटेन करना, तो वो किस में जाएगा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। जहाँ भी ये आ जाएगा ना, इंटरपर्सनल अप्रूवल या फिर मेंटेनिंग हार्मोनी, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमेशा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास आएगा। व्हाट इज़ ए की फोकस इन स्टेज 4 ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी? लॉ और ऑर्डर जो हैं उनको मेंटेन करना, और जो सोशल स्टेबिलिटी होती है, जब आप कानून व्यवस्था को रख के चलोगे, सारे कानून और लॉ और ऑर्डर आप मानोगे, तो उसमें क्या होता है, सोशलिटी जो है उसको अच्छे से मेंटेन किया जाता है। एट विच स्टेज डू इंडिविजुअल्स मेक मोरल डिसीजन बेस्ड ऑन देयर ओन इथिकल प्रिंसिपल्स इवन इफ इट मीन्स ब्रेकिंग द लॉ? किस स्टेज पे जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मोरल डिसीजंस लेते हैं, यानी कि नैतिक डिसीजन लेते हैं, जो किस पे बेस्ड होता है, अपने खुद के इथिकल प्रिंसिपल पर, चाहे उसमें लॉ जो है वो कितना भी, कानून जो है वो कितना भी ब्रेक हो जाए, तो वो किस में होता है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। इसमें क्या आता है, दूसरे के ह्यूमन राइट्स को ध्यान में रखा जाता है, किसी की डिग्निटी जो है वो हार्म ना हो, और जब खुद के प्रिंसिपल बनने लगते हैं और खुद की इथिक्स बनने लगती हैं, तो वहाँ क्या होगा, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। किस स्टेज पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो ये चीज़ रिकॉग्नाइज करते हैं कि दूसरे लोग जो हैं उनके भी अपने व्यू और इंटरेस्ट है, तो वो कहाँ होता है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, ठीक है, दैट अदर पीपल हैव डिफरेंट व्यूज एंड इंटरेस्ट, तो वो कब होगा, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ये कब होता है, प्री कन्वेंशनल लेवल में, जिसे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ एक एक्सचेंज उसमें होती है, यानी कि टिट फॉर टैट होता है, अगर आप अच्छा करोगे तो हम भी अच्छा करेंगे। कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें किस लेवल पर जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मोरल डिसीजंस तो लेते हैं, लेकिन वो किस पे बेस्ड है, एक्सटर्नल कॉन्सिक्वेंस पे, चाहे वो रिवॉर्ड हो चाहे वो पनिशमेंट हो, तो वो कब होगा, प्री कन्वेंशनल लेवल। जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें किस स्टेज पे ये इन्वॉल्व किया जाता है कि जो लॉ है वो उतना ही इम्पोर्टेंट होता है सोशल ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लेकिन इन लॉज को हम चेंज कर सकते हैं, तो वो कहाँ होता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के पहले चरण में। जहाँ पे भी लॉ को आप चैलेंज कर दोगे ना, नियमों को आप चैलेंज कर दोगे, क्यों, क्योंकि अगर आपको ये पता है कि इससे हमारी जो हार्मोनी है वो हार्म हो रही है, यानी कि हमारा जो नियम और कानून व्यवस्था है वो हमारे लिए ही बने हैं, अगर हमें ही जस्टिस नहीं मिल रहा है, वी कैन चैलेंज द लॉ। व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेज 3 गुड बॉय नाइस गर्ल इन कोलबर्ग्स थ्योरी? इसमें जो मोरालिटी होती है वो दूसरे के अप्रूवल पे बेस्ड होती है, ठीक है, और इसमें दूसरे के साथ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो होते हैं उनको अच्छे से मेंटेन किया जाता है। कोलबर्ग की थ्योरी में जो मोरल डिसीजंस हैं, ठीक है, स्टेज 6 में उसका क्या रीज़न है कि हम यूनिवर्सल जो प्रिंसिपल है एथिकल उनको फॉलो करते हैं, चाहे वो जस्टिस हो चाहे वो इक्वेलिटी हो। नेक्स्ट इज कोलबर्ग की थ्योरी में किस स्टेज पे एम्फेसाइज किया जाता है डूइंग वंस ड्यूटी टू मेंटेन ए फंक्शनिंग सोसाइटी, अपनी खुद की ड्यूटी को मेंटेन करना, जिससे सोसाइटी जो है वो उसका काम लगातार चलता रहे। तो लॉ और ऑर्डर जब आप मेंटेन करते हो, लॉ एंड ऑर्डर को जब आप मेंटेन करते हो, तो उस केस में क्या है, जो सोसाइटी होती है उसकी जो क्रिया है, फंक्शनिंग माने क्रिया जो है वो कंटिन्यूस चलती रहती है। जब आप पूरे लॉ एंड ऑर्डर को अच्छे तरीके से फॉलो करोगे तो समाज में कोई भी हर्डल या कोई भी कियोस क्रिएट नहीं होगा।
लेट्स सपोज आप इलेक्ट्रिसिटी बिल टाइम पे दे रहे हो, पानी का बिल टाइम पे दे रहे हो, टैक्स टाइम पे भर रहे हो, तो उसमें क्या है, कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं हिलेगी। एट वॉट स्टेज डज मोरल रीजनिंग फोकस ऑन इंडिविजुअल्स ओन वेल बींग एंड पर्सनल गेन। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या था, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर में हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चल रहे थे, जिससे समाज में एक डेकोरम बना रहे। लेकिन जैसे ही हम पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में जाते हैं और इसका जो पहला चरण आता है, उसमें हम क्या करते हैं, चीज़ों को लेके रियलाइज़ करने लगते हैं। इसमें हम ये चीज़ समझने लगते हैं कि इन नियमों को चैलेंज किया जा सकता है। अगर हमसे टैक्स ज़्यादा भरवाया जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो उसमें क्या है, हम ये लॉ एंड ऑर्डर जो है उनको चैलेंज कर देते हैं। किस स्टेज में जो मोरल रीजनिंग होती है, नैतिक तर्कना जो है, वो अपने खुद के वेल बींग, मतलब हमारा खुद का अच्छा हो जाए और हमारा खुद के पर्सनल गेन, कि हमें क्या प्रॉफिट है, उस पर बेस्ड होती है। दैट इज इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। क्लियर? व्हाट इज द मोरल रीजनिंग इज लाइक इन द प्री कन्वेंशनल लेवल। ये किस पे बेस्ड होती है, जो प्री कन्वेंशनल लेवल है उसमें जो नैतिक तर्कना है वो किस पे बेस्ड है, कि या तो हमें रिवॉर्ड मिल जाए, जब आप चीज़ों को ओबे करोगे, नियमों को फॉलो करोगे, कोई गलत काम नहीं करोगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन अगर आप कोई गलत काम करते हो या चोरी करते हो या झूठ बोलते हो तो उसमें क्या है, पनिशमेंट मिलती है। तो ये पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए और रिवॉर्ड गेन करने के लिए हम क्या करते हैं, ओबीडियंट बन जाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मोरालिटी सीन इन स्टेज 4 ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। जो स्टेज 4 है कोलबर्ग की थ्योरी में, उसमें मोरालिटी किस टाइप की होती है, जहाँ पे हम रूल्स को फॉलो करते हैं। मोरालिटी इज बेस्ड ऑन द अडेरेंस टू रूल्स, यानी कि रूल्स जो हैं, फॉलोइंग टू रूल्स, रूल्स को फॉलो करना और सोशल ऑर्डर जो है उसको मेंटेन करना। किस स्टेज में कोलबर्ग की थ्योरी में जो मोरल रीजनिंग है वो इथिकल प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है रेदर देन लॉज, मतलब जब इंसान खुद के प्रिंसिपल्स बनाने लग जाए। एब्स्ट्रैक्ट इथिकल प्रिंसिपल, ये इसका कीवर्ड है। जो स्टेज 6 है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, उसका ये कीवर्ड है कि जब अमूर्त इथिकल प्रिंसिपल्स बनने लगे रेदर देन नियम, रेदर देन लॉज। अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग व्हाट इज द डेवलपमेंट प्रोग्रेशन ऑफ मोरल रीजनिंग। कोलबर्ग के अनुसार जो विकास होता है मोरल रीजनिंग का, उसका प्रोग्रेशन क्या है, ये 3 लेवल के थ्रू पास होता है, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में क्या होता है, हम खुद का सेल्फ इंटरेस्ट देखते हैं, अगर हमारी वेल बींग हो रही है, अगर हमें कोई चीज़ फ्रूटफुल लग रही है, हमें फ़ायदा हो रहा है, तो हम उसको कंटिन्यू करते हैं। कन्वेंशनल में क्या होता है, हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, हमें समाज की अप्रूवल चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनना है। पोस्ट कन्वेंशनल में क्या होता है, हम खुद के नियम और कानून बनाते हैं और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इनको चैलेंज भी कर सकते हैं। कोलबर्ग की थ्योरी में किस स्टेज पे जो इंडिविजुअल है वो स्टार्ट कर देते हैं चीज़ों को रिकॉग्नाइज करना, कि जो म्यूचुअल बेनिफिट है और रिलेशनशिप में जो फेयरनेस है वो इम्पॉर्टेंट होती है। जब आप म्यूचुअल बेनिफिट देखते हो ना और रिलेशनशिप में फेयरनेस देखते हो तो वो किस में आता है, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। जो प्री कन्वेंशनल लेवल का क्या होता है, दूसरा चरण, जिसमें हमें ये देखा जाता है कि हमारा सामने वाले से क्या प्रॉफिट होगा, सामने वाले का हमसे क्या एडवांटेज है। व्हाट डज स्टेज 5 ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी फोकस ऑन टर्म्स ऑफ मोरल रीजनिंग। जो स्टेज 5 होती है कोलबर्ग की थ्योरी में, वो किस चीज़ पे फोकस होती है, नैतिक तर्क के, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड द रिकॉग्निशन ऑफ इंडिविजुअल राइट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब जो लॉ एंड ऑर्डर होते हैं उनको फॉलो करना, लेकिन जब जरूरत लगे उनको अपने इंडिविजुअल राइट के लिए चैलेंज करना। कोलबर्ग की थ्योरी में किस स्टेज पे मोरल डिसीजंस जो होते हैं वो सोशल अप्रूवल और पॉजिटिव रिलेशनशिप जो हैं उनको मेंटेन करने पे बेस्ड होते हैं। दैट इज़ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो हम किस में पढ़ते हैं, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, यानी कि कन्वेंशनल लेवल जो होता है उसके पहले चरण में। ठीक है, तो कोलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें किस स्टेज पे मोरल डिसीजंस जो होते हैं, यानी कि जो भी नैतिक डिसीजन है वो किस पे बेस्ड होते हैं, समाज के अप्रूवल पर। समाज के अप्रूवल पर कब बेस्ड होगा, जब हम अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बन के एक एग्जाम्पल सेट करेंगे। और पॉजिटिव रिलेशनशिप कब बनते हैं, जब हम सामने वाले को लेके अच्छी चीज़ें करेंगे। कोलबर्ग की थ्योरी में किस स्टेज में जो रिकॉग्निशन होता है कि जो मोरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो लॉज के साथ कभी कभी कन्फ्लिक्ट पैदा करते हैं, वो किस में आएगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट। जब हम अपने राइट के लिए इन लॉज को क्या करते हैं, चैलेंज करना शुरू कर देते हैं।
किस स्टेज में कोलबर्ग थ्योरी जो है उसके किस स्टेज में इंडिविजुअल्स ये समझते हैं कि जो मोरल प्रिंसिपल होते हैं वो यूनिवर्सली अप्लाई होते हैं रिगार्डलेस ऑफ लॉज। तो यहाँ क्या होगा, यूनिवर्सल प्रिंसिपल। जो कोलबर्ग की थ्योरी है उसमें किसी भी इंडिविजुअल को ये कब समझ में आता है कि जो नैतिक प्रिंसिपल है, नैतिक जो नियम है, नैतिक जो व्यवस्था है वो यूनिवर्सली अप्लाई होती है, ना कि नियमों में। ठीक है, तो वो होता है यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जहाँ पे हम दूसरों की डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, दूसरे के जो भी राइट्स हैं उनका हनन नहीं होता। What is the defining characteristic of stage 1? Obedience and punishment orientation। जो स्टेज 1 होती है ओबीडियंस और पनिशमेंट ओरिएंटेशन, उसका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मोरल डिसीजन पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए लिए जाते हैं। कोलबर्ग की थ्योरी जो है उसमें किस स्टेज पे जो इंडिविजुअल्स हैं वो मोरल डिसीजंस लेते हैं रिवॉर्ड और पनिशमेंट पे, तो वो क्या होगा, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। ठीक है, नेक्स्ट इज Which stage of Kohlberg's moral development theory is characterized by moral reasoning that focus on social rules and laws? जहाँ पे भी सामाजिक नियम और लॉ आ जाएंगे उन पे जब मोरल रीजनिंग बेस्ड होगी तो वो क्या होता है, मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, जहाँ पे हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके चलते हैं जिससे सोसाइटी में डेकोरम नहीं बिगड़े। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ मोरल रीजनिंग एट द कन्वेंशनल लेवल इन कोलबर्ग्स थ्योरी? कन्वेंशनल लेवल में मोरल रीजनिंग किस पे बेस्ड होती है, नैतिक तर्क, कि जो सोशल एक्सपेक्टेशंस हैं और सोशल ऑर्डर जो है उसको कैसे मेंटेन किया जाए। ठीक है, जो स्टेज 4 होती है उसमें हम क्या करते हैं, सोशल ऑर्डर मेंटेन करते हैं जैसे समाज में डेकोरम बना रहे। सोशल एक्सपेक्टेशन जो होती है वो क्या है, लेवल 3, जिसमें अच्छा लड़का और अच्छी लड़की ओरिएंटेशन आता है। ठीक है, कि जिससे हमें सोशल अप्रूवल मिल जाए। सो आई जस्ट होप गाइस कि आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।